मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग 3 फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम के बारे में आगे लेक्चर के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो आपका टॉपिक होगा आज, ये टॉपिक होगा आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स आपका क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए। कोई भी हमारे पास एक सिस्टम होगा, उस पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। कोई भी आप एक सिस्टम ले लीजिए, सिस्टम पर एक फोर्स काम कर रहा होगा। जैसे सपोज कर लीजिएगा कि ये आपने ले लिया, यहाँ पर कोई एक सिस्टम है, यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ये सिस्टम आपका मूव कर सकता है। अब यहाँ पर एक फोर्स आपने ये काम करा दिया, ये फोर्स है आपके पास F। अब यहाँ से इस पर यदि परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, इस वेक्टर को डाल दिया जाए, क्रॉस R से डिनोट कर दिया जाए, इस वेक्टर को R से डिनोट कर दिया जाए, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है आपका, ये जो आपका होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसकी बात करेंगे तो ये, इसे यदि आप चाहें तो कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल M से डिनोट कर दिया और इक्वल टू ये हो जाएगा R क्रॉस F। ये हो जाएगा आपके पास R क्रॉस F, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा R क्रॉस F आपने ले लिया। अब यदि ये पॉजिटिव हो सकता है और ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यानी यहाँ पर यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी जो M इक्वल टू आपने जो लिया है, ये R क्रॉस F, ये जो वैल्यू है आपकी, एक तो पॉजिटिव हो सकती है और एक आपकी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। यानी पॉजिटिव का मतलब ये हो जाएगा, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है आपके पास, मोमेंट ऑफ फोर्स है वो आपके पास कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक आपका होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव होता है तब ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी हम कहेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स यदि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, तब आप समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव की बात हो रही है। और यदि यही नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये क्लॉकवाइज है आपके पास, ये क्लॉकवाइज है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ जनरल फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ जनरल फॉर्म की बात करेंगे, जनरल थ्योरम्स ऑफ मोमेंट्स, जनरल थ्योरम ऑफ मोमेंट्स, जनरल थ्योरम्स ऑन मोमेंट। चलिए, मोमेंट पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जनरल थ्योरम है मोमेंट की वो क्या है। तो पहली थ्योरम, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज जो बताने जा रहा हूं ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। क्या है ये पहली थ्योरम, यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम पर हम लोग बात करते हैं। हमारे पास कोई एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम ले लिया, ये सिस्टम ले लिया, मान लीजिए इस सिस्टम पर कोई पैरेलल फोर्स काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक फोर्स ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, हमने मान लिया ये F1 फोर्स है, यहाँ पर भी F1 फोर्स है, दोनों पैरेलल और इक्वल फोर्स ले लिए, या दोनों आपने अलग अलग ले लिए। या हो सकता है कि एक F1 ऐसे काम कर रहा हो, एक दूसरा इस पर ऐसे भी काम कर रहा हो, ये F2 काम कर रहा हो, तो ये भी आपके क्या, ये F1 डैश ले लिया मैंने, F2 काम कर रहा हो, तो ये भी आपके कैसे पैरेलल फोर्सेज हैं। अब दो पैरेलल फोर्स यदि किसी सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। यदि अलग अलग पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं तो ओवरऑल जब हम कहते हैं तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास आपका डिस्प्लेस्ड होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को लेकर के यदि ये पूरे टोटल जितने भी फोर्स हैं उसको आप क्या कर दें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पर लगा दें, तो ये रिड्यूज हो जाएंगे सभी एक फोर्स में, ये सभी रिड्यूज हो जाएंगे किसमें, एक फोर्स में रिड्यूज हो जाएंगे। तो इसी के लिए जो आपकी थ्योरम है ये कही जाती है कि आपके पास कोई भी एक बॉडी ले लिया आपने, जैसे यहाँ पर लिया है तो इसको ले लिया, ये हमने कोई ले ली, कोई बॉडी ले ली, और इस बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, पैरेलल फोर्स हैं। एक फोर्स आपने ये ले लिया, दूसरा फोर्स आपने ये ले लिया, ये दो फोर्स हो गए। दोनों कैसे फोर्स है आपके पास, ये पैरेलल फोर्स हैं।
पैरेलल फोर्स है तो एक को P मान लीजिए, एक को क्या मान लीजिए, Q मान लीजिए। चलिए P फोर्स हमने ये मान लिया और Q फोर्स आपने ये मान लिया। क्योंकि PQ इसीलिए मान ले रहे हैं कि रिजल्टेंट R लिखने में अच्छा लगेगा, PQR नहीं, F1 F2 भी मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा यदि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को तो हमने A से डिनोट किया है, इस पॉइंट को B से डिनोट किया है और इस पॉइंट को हमने C से डिनोट कर दिया। और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ली जाए तो ये हमने मान लिया कि ये कोई हमारे पास ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। यहाँ से यदि हम इसे मिला दें, यहाँ से इसे मिला दें, ये यहाँ से इसे मिला दें, ये पॉइंट सी ले लिया हमने और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे मिला सकते हैं। तो इस C पर जो है हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स हमने मान लिया वो R काम कर रहा है। तो इन दोनों को, जो इन दोनों को है, जो मोमेंट हम बात करेंगे तो इसका मोमेंट प्लस इसका मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा इस रिजल्टेंट का मोमेंट। ये थ्योरम कहती है पहली थ्योरम। तो पहली थ्योरम में आप क्या लिखाएंगे, द सम ऑफ मोमेंट्स, यहां से हम करेंगे द सम ऑफ मोमेंट्स। अब किस किस के मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स ले रहे हैं, एक आपका होगा P का और एक होगा Q का। तो P का मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P क्रॉस O इंटू ए, तो OA पहले लिखा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आपके पास OA हो जाएगा, OA वेक्टर हो गया क्रॉस P वेक्टर हो गया। तो पहला मोमेंट आपने P का ले लिया प्लस दूसरा मोमेंट आप किसका ले रहे हैं, इसका Q का ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास OB और क्रॉस हो जाएगा Q। तो सम ऑफ मोमेंट्स, ये सम ऑफ मोमेंट्स हो गए। मोमेंट्स किसके हैं, दो फोर्सेज हैं P एंड Q, और P Q दोनों कैसे फोर्सेज हैं, पैरेलल फोर्सेज हैं। ये पैरेलल फोर्सेज के हैं और ये कहां पर काम कर रहे हैं, कोई भी एक हमने रिजिड बॉडी ले ली है, उस रिजिड बॉडी पर काम कर रहे हैं। कोई भी एक रिजिड बॉडी ले लें, मान लीजिए रिजिड बॉडी पर कोई पॉइंट एक आपके पास A हो गया, दूसरा B हो गया, इन दोनों पॉइंट पर काम कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, अबाउट, किसके अबाउट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया, C ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया C इस पर। तो इस पर हम इसका क्या करेंगे, इसके रिजल्टेंट की बात करेंगे। तो इसके रिजल्टेंट का जो इसके पॉइंट के वो देखेंगे है ना, जो मोमेंट होगा वो मोमेंट होगा इसके और प्लस इसके, इन दोनों के सम के बराबर। तो इस तरह से देखिएगा जो रिजल्टेंट का मोमेंट है वो आपका पास क्या है, OC हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा R। पहली थ्योरम आपसे ये कहती है जनरल थ्योरम। ये वैसे मैं आप लोगों को लिखी हुई भेज दूंगा, लिखी हुई भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपके पास पहुंच जाएगी। पहली थ्योरम आपके पास ये है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, द सम ऑफ मोमेंट्स, और मोमेंट्स ऑफ क्या है, टू पैरेलल फोर्सेज हो गए एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी पर ये काम कर रहे हैं अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। हमने C के अबाउट ले लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट इसके अबाउट। तो ये क्या होता है, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स लेने एट दैट पॉइंट, जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था आपने C, इसी पर मोमेंट की बात की जा रही है, इसके मोमेंट के बराबर होता है। ये पहली थ्योरम है आपकी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पहली थ्योरम आपकी जो बन रही है वो पहली थ्योरम आपकी क्या हो रही है, जो पहली थ्योरम आपके पास बन रही है वो पहली थ्योरम आपके पास, जो पहली थ्योरम आपकी बन रही है वो आपने ये कर लिया। दूसरी थ्योरम पर अब हम लोग बात करते हैं, यहां से दूसरी थ्योरम पर बात करते हैं। दूसरी थ्योरम में क्या होगा देखिएगा, सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं हम लोग। अब यहां पर ये पहला अगले पेज पर ले लेता हूं, बल्कि मैं इस सेकंड थ्योरम को अगले पेज पर ले लेता हूं क्योंकि यहां से फिगर आपका वो हो गया। चलिए सेकंड थ्योरम पर बात कर रहे हैं। यहां पर फर्स्ट थ्योरम आपने ले ली, अब यहां पर जो हम बात करेंगे वो सेकंड थ्योरम पर बात करेंगे। ये हम लोग जो बात करेंगे वो सेकंड थ्योरम पर बात करेंगे। चलिए सेकंड थ्योरम में क्या है आपका, सेकंड थ्योरम में जो है आपका कि कोई भी हमने कोप्लेनर फोर्सेज के नंबर ले लिए जो एक रिजिड बॉडी पर काम कर रहा है। कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पर कोई फोर्सेज हैं, कोप्लेनर फोर्सेज हैं, और इनके हमने क्या ले लिए, यानी आप ये कह दीजिएगा कि आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी ले ली, ये कोई भी रिजिड बॉडी ले ली। अब कोप्लेनर फोर्सेज यानी एक प्लेन पर होने चाहिए। वो फोर्स कैसे होने चाहिए, एक प्लेन पर होने चाहिए, और एक पॉइंट पर, रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पर काम करते हैं तो उनका एक रिजल्टेंट भी है। कई से फोर्स आप ले सकते हैं,
यदि और रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पर एक फोर्स है, सपोज कर लीजिए ये हो गया है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये सब कोप्लेनर फोर्सेज है। मान लीजिए एक फोर्स आपके पास ये हो गया, ये जो बोर्ड है इसी पर आप देख सकते हैं कि ये कोप्लेनर फोर्सेज हैं आपके पास में। यदि इनको शो करना चाहें तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि कोई एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट पर आपके पास एक फोर्स ये हो, दूसरा फोर्स ये हो गया, तीसरा फोर्स ये हो गया, चौथा फोर्स आपके पास ये हो गया, ऐसे ये ले लिया। और भी ढेर सारे फोर्स हो सकते हैं, इनका रिजल्टेंट फोर्स आपने ले लिया, वो रिजल्टेंट फोर्स आर आपने ये ले लिया, ऐसे ये रिजल्टेंट फोर्स ले लिया। यहां तक बात उम्मीद कर रहा हूं कि क्लियर हो रही होगी। तो यहां पर है कि जो द वेक्टर सम की अब हम बात करेंगे, जो जितने भी इन सबके जो मोमेंट्स होंगे इनका वेक्टर सम होगा, वो किसके बराबर होगा? रिजल्टेंट के मोमेंट के इक्वल होना चाहिए। वो किसके बराबर होना चाहिए? रिजल्टेंट के मोमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा आप ये लिख सकते हैं, इसका मतलब आप सीधा सा लिख सकते हैं कि सपोज कर लीजिएगा ये आपके पास F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, ये आपके पास F फोर्स है, F4 फोर्स है। अब इनके हम रिजल्टेंट की बात जो कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये आपने ले लिया R क्रॉस F, R क्रॉस रिजल्टेंट R से लिया है, तो R क्रॉस ये स्मॉल r क्रॉस R ले लिया, ठीक। ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा आपका R, ये हो जाएगा R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2 प्लस जितने भी फोर्स होंगे, यदि n फोर्स ले लिए जाए, n से ऑन मान लीजिए Fn फोर्स हमने यहाँ ले लिया, तो प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं R और क्रॉस हो जाएगा आपके पास Fn, ये होगा। दूसरी थ्योरम ये कहती है, दूसरी थ्योरम आपकी ये कहती है। तीसरी थ्योरम पर हम लोग यदि यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कहेंगे कि कोई भी एक हमने क्या ले लिया? प्लेन ले लिया, रिजिड बॉडी ले ली, अलग अलग पॉइंट पर उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर थर्ड में हम लोग बात करते हैं, नंबर थर्ड पर हम लोग बात करते हैं। नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे? नंबर थर्ड में हम ये करेंगे कि हमारे पास कोई हमने P Q R ले लिया, तीन वो ले लिए, एक P ले लिया, Q ले लिया, उसका रिजल्टेंट R ले लिया, लेकिन एक ट्रायंगल में काम कर रहे हैं और इसको हमने एक ऑर्डर में ले लिया। ये एक ट्रायंगल में काम कर रहे हैं और इसमें किस में ले लिया? हमने ऑर्डर में ले लिया। देखिए किस तरह से ले लेते हैं। सपोज कर लीजिएगा कि इनके नाम दे दीजिए। एक नाम दे दिया हमने A, ये नाम दे दिया A, ये नाम दे दिया हमने B और ये नाम हमने दे दिया C। तो A B C हमने ये तीन नाम दे दिए और यहाँ पर हमने कह दिया है कि इस पर जो काम कर रहा है फोर्स आपका, ये हमने मान लिया P काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है वो Q काम कर रहा है, और इस डायरेक्शन में यदि हम लेना चाहें तो हमने कहा कि R काम कर रहा है। तो रिजल्टेंट देखेंगे कितना हो जाएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि ये P प्लस Q प्लस R की वैल्यू यहाँ पर आकर के देखेंगे तो 0 हो जाएगी। यदि R यहाँ पर ले रहे हैं, R ये ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये माइनस R से शो होगा। भाई डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस से शो करेगा। इस तरह से देखेंगे। यदि यहाँ पर भी आप ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर इस तरह से, तो इस डायरेक्शन में तो आपका P होगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस P हो जाएगा। इस डायरेक्शन में पैरेलल ले रहे हैं इसके, तब तो ये P हो जाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस P हो जाएगा। चलिए इसी पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल भी आप ले लीजिए, आप एंगल भी ले लीजिए, बल्कि B को थोड़ा सा हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये B हमने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, यहाँ से इसे हमने आगे बढ़ा दिया इसी लाइन को। यहां से यदि एंगल इसे हम थीटा मान लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। यदि उसे हम थीटा मान लेते हैं तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये है। तो चलिए यहां पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? तब इसका जो मोमेंट की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं,
यहां पर हमने कहा कि हमारे पास एक P फोर्स है, Q फोर्स है, R फोर्स है, तीनों ऑर्डर में लिए गए हैं। रिजल्टेंट यहां पर 0 की बात कर रहा है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इफ 3 फोर्सेज एक्टिंग इन ए प्लेन अपॉन ए रिजिड बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट डिफरेंट पॉइंट्स पर ये आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट भी किए गए हैं, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट भी किए गए हैं कि पी क्यू आर ये दे दिया है। अब डायरेक्शन और ये किस पर काम किया गया है, एक ट्रायंगल पर लिया गया है, वो भी ऑर्डर में। पहला देखिए पी लिया है, दूसरा साइड में क्यू लिया है, तीसरे में आपने क्या लिया है, आर लिया है। तब यहां पर जो हमारी बात होगी वो किसकी बात होगी, दे आर इक्विवेलेंट टू कपल हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल। जो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो कपल का मैग्नीट्यूड होता है, जो यहाँ पर काम करता है, वो इसके एरिया के इक्वल होता है। यानी ये m इक्वल टू यानी जो कपल का है ये होता है 2 और इनटू ये हो जाएगा आपका एरिया। ये एरिया होता है किसका, ट्रायंगल ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, सीधा सीधा आंसर भी पूछ सकता है वो। भाई दे देगा, एरिया दे देगा, है ना, कहेगा कि इसके ये तीनों फोर्सेज काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मोमेंट बताइए कितना हो जाएगा, मोमेंट बताइए कितना हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा 2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम पूछा जा सकता है या हो सकता है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे दे। भाई एरिया ट्रायंगल का कुछ यहाँ से मान लीजिए वर्टिसेस दे सकता है और उसके बाद में इसका एरिया आपको निकालना होगा, मोमेंट पूछ सकता है आराम से। तो आप उसका एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या पता चल जाएगा, मोमेंट पता चल जाएगा। ये आपकी थर्ड फॉर्म है। अब हम लोग देखिएगा यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करेंगे कि 3 फोर्सेज हैं आपके पास। यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे, ये बात करेंगे कि हमारे पास ये 3 फोर्सेज हैं। यहाँ आपके पास 3 फोर्सेज P2P 3P एक्ट along the sides AB BC CA ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स की बात कर रहा है और इसमें P2P 3P फोर्सेज की बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर ले लीजिए इसको, ABC पहले ले लीजिए आप, ABC आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया, चलिए ये हमने ले लिया, ABC की बात कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने ले लिया। चलिए ये आपने ले लिया, A पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आपने, क्योंकि यहाँ पर ABC की बात की जा रही है तो ABC A पॉइंट ये ले लिया। B पॉइंट यदि आप लेना चाहें तो B पॉइंट इसे ले लीजिए, क्योंकि आगे चल करके वो BC में मिला भी रहा है, इधर हमने ज्यादा निकाल दिया है तो इधर ही ले लेंगे इसको। बल्कि C पॉइंट को थोड़ा सा साइड से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ चेंजिंग भी आएंगी। C पॉइंट को थोड़ा सा साइड से ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ चेंजिंग भी आएगी। ये C पॉइंट ले लिया हमने, ABC ले लिया। अब वो क्या कह रहा है, P2P 3P एक्ट along the sides, P along AB। इधर काम कर रहा है वो P काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है वो 2P काम कर रहा है, और इधर काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, 3P काम कर रहा है। ये काम कर रहा है। आगे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और आपको क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, यानी एंगल निकालना है, और इसके रिजल्टेंट निकालेंगे, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। और क्या कहा जा रहा है, एंड फाइंड ऑल्सो द पॉइंट इन विच इट्स लाइन एंड एक्शन मीट्स द BC। यानी BC लाइन पर जाकर के आगे मिल रहा है वो भी कौन, रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट BC पर मिलता है, तो चलिए हमने मिला दिया। BC पर यदि हम रिजल्टेंट इसका ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहां से इससे हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पर ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पॉइंट्स को डिनोट कर दिया हमने L से। और ये एंगल जो आपका हो जाएगा यहाँ से, ये एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये ले लिया आपने, 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट को कुछ लिखना चाहे तो इस पॉइंट को भी लिख दीजिए। सपोज कर लीजिएगा कि इस पॉइंट को हमने लिख दिया, वो क्या लिख दिया, D डैश लिख दिया। और आगे बात करें तो इसे हम X एक्सिस की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और इसको बात करें तो इसे हम किसकी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, X एक्सिस की तरह से ट्रीट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिएगा जब रिजल्टेंट की बात हो रही है, यहाँ पर ये रिजल्टेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो चलिए पहले लाइन ऑफ एक्शन हम लोग ले लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अब यहां से देखिएगा, इसे हम लोग आगे बढ़ा दें इस लाइन को। अब यहां से लाइन ऑफ एक्शन लेंगे तो यहां से इस पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का डालेंगे, 90 डिग्री हो गया, यही हमें जो मिल जाएगा वो लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा रिजल्टेंट का। क्योंकि रिजल्टेंट की डिस्टेंस सबसे कम यहीं पर होगी, परपेंडिकुलर यहां से डाल दिया जाए, परपेंडिकुलर यहां से डाल दिया जाए, तो यही आपका क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो चलिए लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसको चाहे लिखना तो आप, है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट लिख दिया। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होंगे दो कंपोनेंट हम लोगे, एक कंपोनेंट ले रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट ले रहे हैं वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट को हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर दें और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को कैपिटल वाई से डिनोट कर दें। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे कि कितने फोर्सेज आपके काम करेंगे, यहाँ पर मिलाकर के आपको देखना है कि कितने फोर्सेज काम करेंगे। तो कौन कौन से फोर्स काम करेंगे ये आप देख लीजिएगा। इधर देखेंगे तो इधर तो आपका 2p काम कर रहा है, इधर 2p काम कर रहा है, और यहां पर एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लें। यदि यहां से देखिएगा, एक यहां से हम परपेंडिकुलर, चलिए पहले इस पर भी एक डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर आप चाहें तो इसे पॉइंट डी से डिनोट कर दीजिए, पॉइंट डी से डिनोट कर दीजिए। डी के अलोंग देख लीजिएगा, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो एक तो आपका 2p इस डायरेक्शन में हो जाएगा, 2p इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब आपका कौन सा कंपोनेंट होगा यहाँ पर भाई, एक तो आपने ये ले लिया 2p आप देखिएगा डायरेक्शन इसकी इधर है। अब आपका 3p की डायरेक्शन इधर है, और p की डायरेक्शन कैसे है, p की डायरेक्शन लेंगे तो ऐसे लेंगे, और इस p का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में ले सकते हैं। p का कंपोनेंट जो ये नीचे की डायरेक्शन में आएगा वही इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर आप एंगल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 30, क्योंकि ये सभी एंगल हम जानते हैं कि 60 डिग्री के होते हैं। ये एंगल इसमें होंगे वो कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो एक तो आप 3p पर लेना चाहें तो 3p से यहाँ से इस एंगल को भी यूज करके ले सकते हैं। इसका जो एलोंग इससे नीचे की ओर 80 डायरेक्शन में जो होगा ये कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ से p cos 30, ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, p cos 30 भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए p cos 30 लिख दिया आपने। तो कंपोनेंट x डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और x डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हैं, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 2p हो गया, 2p की आपकी डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पर आप क्या लेना चाहते हैं, यहाँ पर देखिएगा चूंकि इसी डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट लेना है आपको डायरेक्शन में लेना है। अब माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने का मतलब एक तो कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में, या यहाँ पर p आपकी डायरेक्शन ये है तो p की डायरेक्शन लेकर के भी आप निकाल सकते हैं इस डायरेक्शन में कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर चलिए मैं ले रहा हूँ, ये p लिया यहाँ पर, ये आपका 90 होता है, ये 30 है, तो ये एंगल निश्चित रूप से कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये एंगल ले लिया आपने, 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये p इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा ये हो जाएगा p cos 60। तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा वो इस तरह से आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास p cos 60 डिग्री हो जाएगा, p cos 60 डिग्री हो गया। चलिए p cos 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आप लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस p cos 60 डिग्री हो गया, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में लेंगे। अब 3p का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखिएगा 2p ऐसे था, ये इस 3p का भी इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3p cos 60 डिग्री होगा, इसका भी 3p cos 60 डिग्री होगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3p cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा। भाई एक इसका कंपोनेंट आपका वर्टिकल होगा, आप यहाँ चाहें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आप ले सकते हैं, और इधर आप लेना चाहें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले सकते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट लिया है वो कैपिटल एक्स से डिनोट किया है, इस डायरेक्शन में डिनोट करना चाहें तो कैपिटल वाई से डिनोट कर दीजिए। पहले इनकी वैल्यूज लगाना चाहें तो वैल्यूज लगा दीजिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस
ये हो जाएगा आपके पास p, और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इस तरह से माइनस ये भी हो जाएगा 3p, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 3p/2 और p/2 2p हो जाएगा, 2p पॉजिटिव 2p नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट पर बात करेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट जो आप लेने वो क्या लेना है, y लेना है, y ले लीजिए। अब देखिएगा 2p के तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका 2p का जो कंपोनेंट होगा वो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जानते हैं 0 होता है। अब यहां पर ले लीजिए, यहां पर लेंगे तो ये आपने ऐसे लिया था, यहां पर ये वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, या तो आप p cos 60 लगा दीजिए या p sin 60 लगा दीजिए। यहाँ p sin 60 भी लगा सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में, या p cos 60 भी लगा सकते हैं। ये तो इसके नीचे जो काम करेगा ये इधर, ये आपका काम करेगा, या तो इसे आप p sin 60 लिख दीजिए, या फिर क्या लिखेंगे, या इसके तहत लेंगे तो p cos 30 लेंगे, या तो ये लेंगे या फिर आपका होगा p cos 30 लेंगे, इनमें से लेंगे कोई एक। तो चलिए ये ले लिया। यहाँ पर देखिएगा कितना ये यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने लिया था 60, ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3p, और ये हो जाएगा आपके पास sin 60 डिग्री, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, एक की डायरेक्शन ऊपर है और एक की डायरेक्शन क्या है, नीचे है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, और माइनस ये हो जाएगा आपके पास p sin 60 डिग्री। वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास, ये होगा 3p हो गया, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और ये हो जाएगा माइनस p हो गया, √3/2 हो जाएगा, 3p √3 इसमें से करेंगे तो ये आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा, p √3 बचेगा। यानी y की जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रहा है, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आ रहा है वो p √3 निकल के आ रहा है। तब इसका रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है किसी भी वेक्टर का, क्योंकि रिजल्टेंट जब हम यहाँ पर लेंगे तो r इक्वल टू आप क्या लेंगे, ये लेंगे xi प्लस yj, ये लेंगे वेक्टर के फॉर्म में। तो अब यहाँ से जब इसका रिजल्टेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x² और प्लस हो जाएगा y², तो x 0 है, y² ये हो जाएगा, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो आपका क्या बचेगा, p √3 ही बचेगा। रिजल्टेंट जो आपका हो रहा है वो कितना हो रहा है, p √3 ही हो रहा है। अब देखिएगा आगे हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो हमने क्या लिया था, यहाँ से रिजल्टेंट निकाल लिया, यहाँ पर आपने लिया 3 फोर्सेज है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द देयर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब हमें डायरेक्शन और निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए आपका क्या हो जाएगा, y/x, tan इनवर्स y/x के फॉर्म में आप लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लीजिए उसको भी, y/x के फॉर्म में लिख लीजिए, तब आपको एंगल भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास tan ये थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, और y की वैल्यू आपने निकाली थी पीछे, y की वैल्यू आपने पीछे निकाली है, y की वैल्यू निकली है आपकी p √3 और x की वैल्यू क्या निकली है 0, p √3 और ये हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब ये जो इनफाइनाइट होता है वो कितने पर वैल्यू होती है, tan, इसकी जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट होता है वो कितने पर होती है, π/2 पर होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan π/2। तो इस तरह से जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी π/2, थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। अब आगे वो एक्शन की ओर बात कर रहा था, तो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है साइड BC के, जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है साइड BC के, तो लिख दीजिएगा सिंस रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, वहां पर आपने डाला था
BC के परपेंडिकुलर लिया है ना, ये साइड आपने ली थी। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो थ्योरम ऑफ मोमेंट्स क्या कहती हैं, तो अब यहां से आप करेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ मोमेंट्स। थ्योरम ऑफ मोमेंट की अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो मोमेंट पहले आइए देख लीजिए, तब उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर क्या आपका लगेगा, यहां पर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, यहां से जो होगी, जो भी डिस्टेंस लेना चाहें, तो ये यहां से देखिएगा d डैश है और यहां पर L है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, P लग रहा है, तो ये हो जाएगा P इंटू, और ये हो जाएगा d डैश L, P इंटू d डैश L। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, P इंटू d डैश L, P और इंटू ये हो जाएगा d डैश L, ये हो गया। चलिए अब दूसरा आप क्या करेंगे, यहां पर दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे, क्योंकि मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो P इसकी डायरेक्शन ये थी। अब हम क्या ले रहे हैं, 3P की देखिए, इसकी नीचे की ओर डायरेक्शन है P की, 3P की ऊपर की ओर है, तो कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और यहां से डिस्टेंस हो रही है वो हो रही है d डैश, इसको सपोज कर लीजिए पॉइंट M से डिनोट कर दें, तो ये हो जाएगा 3P d डैश M, 3P d डैश M, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -3P, और ये हो जाएगा d डैश M, और इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इस पर अब आराम से आप लगा दीजिएगा वैल्यूज को, दोनों की वैल्यू लगा दीजिएगा, कितनी कितनी वैल्यू आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यहां पर d डैश L आपने लिया है, तो d डैश L की वैल्यू कितनी होगी, d डैश L लिया है, ये L लिया है आपने, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो रहा था, यहां से ये होगा, और यहां से आप ये ले सकते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में, है ना, कंपोनेंट के फॉर्म में ले लेते हैं, तो डायरेक्ट मैं फिर यहां पर लिख देता हूं। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास P हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू बी डी डैश हो जाएगा, और साइन हो जाएगा 60 डिग्री, पीछे देखेंगे तो यही वैल्यू निकलेगी, माइनस माइनस ये हो जाएगा 3P होगा। अब d डैश M की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये C D डैश साइन 60 निकल के आएगी, C D डैश और इंटू हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये निकल के आएगी, और इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, पीछे फिगर पर देख लीजिएगा वही निकलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू लगा दीजिए, तो B, क्योंकि यहाँ पर सी डी डैश की वैल्यू भी आप देख लीजिएगा, सी डी डैश की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, सी डी डैश की जो वैल्यू होगी वो बी डी डैश माइनस बी सी के बराबर होगी, ये बी डी डैश माइनस बी सी के बराबर होगी, तो यही वैल्यू वहां पर हम आगे लिख देते हैं सी डी डैश की जगह पर। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा, क्योंकि साइन 60 भी आपका बाहर है, जो कॉमन होके उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास बी डी डैश हो गया, साइन 60 बाहर होके उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, और -3 सी डी डैश की वैल्यू है वो आपने क्या लिया है, ये लिया है बी डी डैश ली है, और माइनस आपका था वो क्या था, बी सी था, इक्वल टू 0 ये था। यहां से अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहां से देखिएगा ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -5/2, नेगेटिव है तो यहां से आपका क्या आएगा 2, चलिए लिख लेते हैं, यहां से पहले सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बी डी डैश हो जाएगा -3 बी डी डैश हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 3BC और इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां से इसे सॉल्व करेंगे, यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा दूसरी साइड में, तो यदि यहां से हम बी डी डैश की वैल्यू निकालें तो बी डी डैश की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और ये हो जाएगा BC, 3/2 और ये हो जाएगा BC। इस तरह से ये आंसर निकल आएगा। कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है ये क्वेश्चन या इस तरह का, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, तैयार तो करना ही करना है, आपको ये तैयार करना ही करना है। अब देखिएगा इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पर डायरेक्ट बात करूंगा, ये आपको समझनी है ना, और बाकी का ये एग्जाम्पल्स तो मैं आप लोगों के पास लिखे हुए भेज ही दूंगा। अब देखिए क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल पर बात करेंगे, क्या एग्जाम्पल है ये चीज देख लीजिएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं
यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि हमारे पास 3 फोर्स हैं और 3 फोर्स हैं पी क्यू आर, वो ट्रायंगल में। पी क्यू आर आपके पास क्या है, ट्रायंगल में है। तो ये ट्रायंगल आपने ले लिया, ये आपने ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल में आपके पास 3 फोर्स आपने ले लिए पी क्यू आर, वो भी ऑर्डर में ले रहे हैं। ट्रायंगल का नाम देना चाहें तो ए बी सी लिख दीजिए, ट्रायंगल का नाम देना चाहें तो आप लिख दीजिए ये आपने ए लिखा, इसको आपने बी लिखा और इसको आपने क्या लिखा, सी लिखा। अब ए बी सी के साइड में आपको लेने हैं फोर्स लगाने हैं। तो बीसी पर सपोज कर लीजिए इधर जो फोर्स आपने लगा दिया वो पी लगा दिया, इधर फोर्स लगा दिया वो क्यू लगा दिया और इधर फोर्स लगा दिया वो आर लगा दिया। ऑर्डर में ये लिया गया है। ये एग्जाम्पल है, अब मैं समझा रहा हूं उसी एग्जाम्पल को, डायरेक्ट ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ले लिया और ऑर्डर में लिया है। तब इनके जो रिजल्टेंट हैं, जो पासेज करता है, इसका क्या होगा, एक इन सेंटर होगा। इन सेंटर, ये इन सेंटर होता है तो ये क्या होगा, इस तरह से ये आपका सर्कल बनता है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास क्या है, इन सेंटर है। ये पॉइंट आपके पास क्या है, इन सेंटर है। यानी यहां से जो ये डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये होगी, वही डिस्टेंस ये होगी। यदि इसकी रेडियस यदि आपने आर ले ली है तो जो ये पॉइंट होता है ये क्या होता है, इन सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो आपने लिया है वो कौन सा लिया, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर है ना, सेंट्रल और वो सब है ना, कई सेंटर हो जाते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो ये जो आपके पास सेंटर है वो कौन सा, इन सेंटर है, ये ध्यान रखना है। ये इन सेंटर यदि आपको कहा जाता है कि ये इन सेंटर है, तब आपके पास जो रिजल्टेंट होता है वो इसके लिए इन सेंटर है। तो जो रिजल्टेंट पास करेगा, जो रिजल्टेंट है ध्यान रखिएगा, इन सेंटर से पास करेगा। जो रिजल्टेंट है वो कहां से पास करेगा, इन सेंटर से पास करेगा। इसका रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है वो थ्रो कहां से होकर के जाता है, इन सेंटर से होकर के जा रहा है। एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इन सेंटर से होकर के जा रहा है। देन तब ध्यान दीजिएगा, यदि ये P प्लस क्यू और प्लस आर इन तीनों का रिजल्टेंट होता है तो वो क्या होता है, 0 होता है। P प्लस क्यू प्लस आर इन तीनों का जो रिजल्टेंट होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पर और भी बात कर लेते हैं। आगे अब रिजल्टेंट फोर्सेज की बात करेंगे, यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम सरकम सेंटर की बात करेंगे। अगले में हम क्या करेंगे, सरकम सेंटर की बात करेंगे। अगले एग्जाम्पल में हम लोग सरकम सेंटर की बात करते हैं। ये अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल आपका यही है, ट्रायंगल आपके पास यही है। चलिए इधर ले रहे हैं हम इसे, ये ले लिया आपने, ये ले लिया, ये और ये आपने ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया और ये सी ले लिया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो सरकम सेंटर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपने इधर फोर्स जो ले लिया वो P ले लिया, इधर फोर्स आपने Q ले लिया, इधर फोर्स R ले लिया, उसी ऑर्डर में। और जो रिजल्टेंट यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ये सरकम सेंटर, ये आपका सरकम सर्कल है। अब इसका जो सेंटर ले लिया हमने, ये ले लिया और ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, ये हमने ले लिया सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। अब इस रिजल्टेंट जो होगा सरकम सेंटर से क्या करता है, पास करता है। तो जो रिजल्टेंट है इनका, जो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट थ्रो सरकम सेंटर, रिजल्टेंट थ्रो सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर से रिजल्टेंट पास करता है। सरकम सेंटर से पास करेगा, देन तब ध्यान रखिएगा, देन तब आपको क्या बोल लेना है, ये पास करता है। देन तब यहां से एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि यदि यहां से हम लेते हैं P cos A, यानी A का मतलब ये एंगल हो गया, B का मतलब B एंगल ये होगा, C का मतलब ये होगा C एंगल, P cos A और प्लस ये हो गया आपके पास Q cos B, Q cos B, ये अपोजिट एंगल लिया जाएगा। यहाँ पर P है तो P के अपोजिट एंगल आपके पास ये A एंगल है और यहाँ Q फोर्स है, Q के अपोजिट एंगल है वो क्या है, B है। और यहाँ से R फोर्सेज लेंगे, इसके अपोजिट आपका C एंगल होगा, प्लस ये हो गया आपके पास R और ये हो जाता है cos C इक्वल टू 0। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, थ्योरी में भी दिए जा सकते हैं, है ना, और डायरेक्ट भी पूछे गए भी हैं, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा,
इस तरह से ये बराबर होता है। अब यदि यही सेंट्रॉइड से पास करता है, अगले एग्जाम्पल पर मैं यहीं पर बात कर ले रहा हूं, यदि यही सेंट्रॉइड से पास करता है, यानी रिजल्टेंट यहां पर ये हमने ले लिया, और यहां से यदि हम सेंट्रॉइड से बात करें, एक मिनट, यहां पर सेंट्रॉइड की बात करेंगे तो सेंट्रॉइड उसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं है, सेंटर जो भी आपका रहता है सेंट्रॉइड से पास करता है। अगले एग्जाम्पल पे, अगले एग्जाम्पल में कह रहे हैं चीज यही है, लेकिन बस जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट थ्रू सेंट्रॉइड, रिजल्टेंट थ्रू सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड या इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यदि इससे पास करता है तब आपका क्या होता है, ये ध्यान देना है। यदि यहां से पास करेगा, सेंट्रॉइड से पास करेगा, तो ध्यान रखिएगा ये होता है आपका P हो गया, ये P, इसके अपोजिट लेना है आपको, P अपॉन ये हो जाएगा साइन A, और प्लस Q अपॉन ये होगा साइन B, और प्लस R अपॉन ये होगा साइन C, और इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू हो जाएगा 0। ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में देना है। आगे यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यदि ऑर्थो सेंटर होता है, यही चीज है, टोटल यही है, बस यहाँ पर डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं अब हम लोग। यदि ऑर्थो सेंटर से पास करता है, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ऑर्थो सेंटर पर बात कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया, जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट थ्रू ऑर्थो सेंटर, रिजल्टेंट थ्रू ऑर्थो सेंटर। जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो इसके इन सभी सेंटर्स के बारे में भी आपको बताएंगे। ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है ना, और ये आपके सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सब के बारे में बात होगी। रिजल्टेंट इससे ऑर्थो सेंटर से पास करता है, देन तब ध्यान दीजिएगा जो ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट, इनमें से एक रिजल्ट अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है P sec A, P sec A प्लस Q sec B, Q sec B प्लस R sec C, और इक्वल टू 0, ये होता है। और यदि इसे कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो कॉस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, और यदि इसे लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं P अपॉन कॉस A, और ये हो जाएगा प्लस Q अपॉन कॉस B, और प्लस R अपॉन ये हो जाएगा आपके पास कॉस C, और इक्वल टू हो जाएगा 0। आप इसको इस तरह से भी लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि यदि यही सेंटर आपका इनस्क्राइब्ड होता है, यानी जो रिजल्टेंट है वो इनस्क्राइब्ड, ठीक है, इनस्क्राइब्ड, जी, सेंटर ऑफ इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल से होकर के पास करेगा, देन तो वहां पर जो रेशियो होगा, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने ये ले रहे हैं, सेम वही चीज रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट पासिंग थ्रू, रिजल्टेंट पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहे हैं हम लोग, हमने पहले बताया ऑर्थो सेंटर से ले लिया, इसे पास कर रहे हैं, रिजल्टेंट passes through the center of inscribed, center of inscribed, inscribed मतलब जो है नीचे अंदर जो सर्कल बन रहा था उसके सेंटर से पास कर रहा है, एंड circumscribed, यानी सरकम सेंटर से और आपका इन सेंटर दोनों से पास करता है, सर्कल्स इन दोनों से पास करता है। यदि इन दोनों से पास करेगा देन तब आपका रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तब ये रिजल्टेंट होता है आपका, यदि यहां से आप लेते हैं P रेशियो Q रेशियो और ये लेंगे R इक्वल टू, तो ये आपके पास होता है cos B माइनस हो जाएगा cos C
रेशियो, अब यहाँ पर देखिएगा P के लिए A छूटा है, Q के लिए आपका क्या छूटेगा, B छूटेगा, तो ये हो जाएगा cos C और ये हो जाएगा माइनस cos A, ये हो गया। और तीसरा जो आपका होगा ये हो जाएगा cos A माइनस cos B, ये रेशियो आपका रहेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कहीं से भी कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले पर हम लोग जो बात करेंगे वो इन सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करें। अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे, इसी में है ये आपका क्या होगा, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे, पूरी चीज यही होगी। जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जो आपका होगा ये थ्रो कहां से होके थ्रो करेगा, एक तो ये थ्रो कर रहा है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और इन सेंटर से, थ्रो इन सेंटर एंड CG, इन दोनों से पास कर रहा है। देन तब आपका क्या रिजल्टेंट होगा, ये होगा P रेशियो Q और ये हो जाएगा रेशियो R इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास A और ये होगा B माइनस C और ये रेशियो आपका हो जाएगा B और C माइनस A रेशियो ये हो जाएगा आपके पास C और ये होगा A माइनस B, ये रेशियो आपके हो जाएंगे। अब देखिए आगे और हम लोग बात करते हैं, आगे अब हम लोग किस पर बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे कि तीन फोर्सेज हैं, सेंटर ग्रेविटी से और ऑर्थो सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर ग्रेविटी से और ऑर्थो सेंटर से पास कर रहा है। अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर जो रिजल्टेंट है आपका, रिजल्टेंट है, क्वेश्चन वही है, बस इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही हैं, वही एग्जाम्पल्स हैं, चीज थोड़ी चेंज हो रही है। जो रिजल्टेंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ऑर्थो सेंटर से पास कर रहा है, थ्रो ऑर्थो सेंटर एंड CG और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, इन दोनों से पास कर रहा है। तब आपका क्या आता है वैल्यू इसके लिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो फोर्सेज का रेशियो होता है यानी P रेशियो Q और रेशियो R इक्वल टू ये होता है साइन 2A, ये होता है आपके साइन 2A और इंटू साइन, अब देखिएगा यहाँ पर 2A आ रहा है, इसके बाद में होता है साइन B माइनस C रेशियो। अब यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन 2B होगा इंटू और ये हो जाएगा आपके पास साइन C माइनस A और रेशियो यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 2C और ये हो जाएगा आपके पास इंटू साइन A माइनस B, ये आपके पास रेशियोज होंगे, ये एग्जाम्पल्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, कहीं से भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए, सब चीज एकदम तैयार रहनी चाहिए। अब देखिएगा जो हम लोग आगे बात करेंगे वो बात करेंगे, एक छोटी सी थ्योरम लेते हैं और थ्योरम के साथ में फिर रिजल्टेंट पर बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या होगा, थ्योरम में क्या है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, थ्योरम लेंगे हम लोग यहाँ से, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए थ्योरम में आपका क्या है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि यदि आपके पास कई फोर्सेज हैं, जैसे रिजल्टेंट आपने लिया था कई फोर्सेज हैं, तो कई फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा यानी उसे हम एक फोर्स रिजल्टेंट के द्वारा उसे रिप्लेस किया जा सकता है, ये थ्योरम है। इसमें थ्योरम में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, कोई भी कोप्लेनर फोर्सेज का सिस्टम है, यानी मान लीजिए ये आपने ले लिया, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, डॉट 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 ऐसे काम कर रहा है, ये फोर्सेज है कोई सिस्टम। यहाँ पर आपने मान लिया F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये आपके पास F3 हो गया, F4 हो गया, F5 हो गया और ये आपने ले लिया Fn ले लिया, n फोर्सेज हैं ये। अब इनका जो ये कोप्लेनर फोर्सेज है, इनको एक फोर्स के द्वारा
जो हम रिजल्टेंट एफ से ही डिनोट कर दें चाहे आर से डिनोट कर दें, इनके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। यानी इन सबको हटा करके यदि एक ये चीज लगा दिया जाएगा तब भी वही काम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी सिंगल कपल, यानी यहां पर देखेंगे तो ढेर सारे कपल हैं और ढेर सारे कपल को आप क्या कर सकते हैं, ये सिंगल कपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये थ्योरम कहती है। ये भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है, ये भी लिखी मिल जाएगी, ये समझा दिया है, ये आपका रहता है। आगे अब देखिए हम लोग जो बात करेंगे वो हम किस पर बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट पर बात करेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट पर बात करेंगे। देखिएगा इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट, यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट। इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन रहते हैं, जब आप अपने आप पढ़ते हैं तो चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब इसे आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। इसी पर हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो अच्छे से चीजों को देखेंगे। इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो लेना है वो क्या लेना है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ पर जो हमें करना है, आप लेना चाहें तो यहाँ लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां पर हम अभी समझा दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी हम समझा दे रहे हैं कैसे कैसे क्या वो करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये है ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ये आपको फाइंड करनी है। आइए बात करते हैं इस पर। एक यदि कोई आपके पास सिस्टम है, सिस्टम में यदि हम लेना चाहें तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे ये आपके पास सिस्टम आपने ले लिया, फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, मान लीजिए ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, ढेर सारे फोर्सेज इनका सिस्टम है। यदि इसी सिस्टम को लेना चाहें तो हम इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं कि हमने एक पॉइंट ले लिया, एक फोर्स ये हो जाएगा, एक फोर्स यहाँ होगा, इस तरह से होगा, डॉट 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 डॉट, एक फोर्स आपने ये ले लिया, इस तरह से ले लिया, एन फोर्स ले लिए, एन फोर्स का एक सिस्टम आपने बना लिया। अब इसकी हम बात कर रहे हैं कि जो इसका जो कपल है, जो इसका टोटल जो मोमेंट होगा, इसका टोटल मोमेंट है, और वो यदि यहाँ से रिजल्टेंट ले लिया जाए तो इसी रिजल्टेंट के द्वारा जो मोमेंट होगा, रिजल्टेंट पर जो मोमेंट होगा वही इन टोटल फोर्सेज के द्वारा भी मोमेंट होता है, ये इसमें बोला जाता है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट में। आइए तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं, रिजल्टेंट ले लेते हैं और रिजल्टेंट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब जो ये रिजल्टेंट फोर्स है, चूंकि सिस्टम को हमने एक सिंगल में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल में कन्वर्ट कर लिया, तो इसी सिंगल को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। सिंगल को लेके हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये हमने ले लिया यहाँ पर, ये हमने ले लिया यहाँ पर, एक आपके पास ये हो गया एक्स एक्सिस और दूसरा ये ले लिया, वो हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। अब ये रिजल्टेंट फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से ले लीजिएगा जिस डायरेक्शन में है। तो चलिए ये हमने रिजल्टेंट फोर्स ले लिया, ये ऑरिजिन ले लिया और ऑरिजिन से हमने इस तरह से काम करते हुए दिखा दिया कि इस डायरेक्शन में जो हमने ले लिया वो रिजल्टेंट फोर्स ले लिया, ऑरिजिन से डिनोट किया जा रहा है। यदि इसके अपोजिट इधर हमें लेना होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। भाई इसी फोर्स का जो प्रतिक्रिया बल होगा इधर, तो वो क्या होगा, माइनस आर होगा, यानी इसे आप अपोजिट बोल देते हैं। अब यही फोर्स यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि ये पैरेलल काम कर रहा है। किसके पैरेलल काम कर रहा है, एक यदि डिस्टेंस यहाँ से ले लिया जाए, या कोई सिस्टम ही है, सिस्टम है तो एक फोर्स पैरेलल फोर्स है, एक तो आर ये हो गया, एक इसी के पैरेलल चलिए आपने यहाँ से लेके ये ले लिया, ये फोर्स ले लिया आपने, ये फोर्स आपके पास क्या है, ये फोर्स आपके पास आर है, ये फोर्स आपके पास क्या है, आर है। अब इसको यदि पीछे लिया जाए, इसके एक्शन की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, एक से परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया जाए,
तो चलिए यहाँ से इससे पर ये हमने पीछे हटा दिया, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यही लाइन ऑफ एक्स जो होगा आपका इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस होगी, ये जो ले रहे हैं। यदि इस पॉइंट को भी यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो चलिए हमने क्या लिख दिया, एल से लिख देते हैं इसे एल से लिख दिया, इसे हमने ए पॉइंट से लिख दिया, इसे हमने ए पॉइंट से लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस डिस्टेंस को भी, यदि कुछ शो करना चाहें तो इस डिस्टेंस को शो कर दीजिए, स्मॉल पी लगा दीजिए, इसे हम स्मॉल पी से लगा देते हैं ये, और जो ये डिस्टेंस है ओ ए से हमने स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। यदि ओ ए की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लेना चाहें तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा, ओ ए वेक्टर का मतलब हो जाएगा ए आई यूनिट वेक्टर, ए आई यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं मोमेंट की बात करते हैं, तो आर और इंटू पी, आर इंटू पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। ये हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया है, यही आपका हो जाएगा मोमेंट। इन दोनों के जो कपल है आपके बीच, इस कपल का जो पैरेलल कपल है, इन दोनों के बीच का जो हम बात करेंगे मोमेंट होगा वो क्या होगा, आर और पी होगा। वैसे कपल में लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कपल में लिया जाता है तो अपोजिट डायरेक्ट यानी दो सेम वो होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम फोर्स होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, ये आपका कपल में यूज किया जाता है। तो यहां से आर पी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। यदि यहां से पी की वैल्यू आप निकालना चाहें, स्मॉल पी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन हो जाएगा आर, ये हो गया। अब यहां पर हम जानते हैं कि लेट, क्योंकि जो रिजल्टेंट आपने लिया है, रिजल्टेंट को यदि हम एक्स आई और प्लस वाई जे, चूंकि ये इसी तरह से आप लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, पहला ये लिख दिया, दूसरा हमने ये मान लिया, ये ले लिया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ निकालें, द मोमेंट, यहां पर ले लिया द मोमेंट ऑफ, मोमेंट आप निकाल लें, मोमेंट ऑफ फोर्सेज अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट लेंगे, ओरिजिन के अबाउट लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिएगा m इक्वल टू, पहला आपका x डायरेक्शन का फोर्स होगा तो x, और x डायरेक्शन का रिजल्टेंट जा रहा है वो कहां से होके जा रहा है, ओरिजिन से होके जा रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस दूसरा आप फोर्स आपका कहां पर होगा, ये कितनी डिस्टेंस पर जा रहा है, ये a डिस्टेंस पर जा रहा है। ये बाई की बात करेंगे तो बाई डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन x है और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो y होगा, तो y, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा y, और यहाँ पर भी लेंगे तो y आपका ये होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो रही है वो a होगी, तो ये हो जाएगा y इंटू ए, y इंटू ए हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ से a की वैल्यू जो होगी, यहाँ से देखेंगे जो a की वैल्यू होगी ये हो जाएगी m अपॉन वाई, m अपॉन वाई, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी आपकी। अब इसी को यदि आप चाहें इसीलिए यदि यहाँ पर आप लेना चाहें तो आप क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं कि ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है, इसे आप लिख सकते हैं m अपॉन वाई, और ये हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर। ये चलिए हमने मान लिया, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो वेक्टर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं जो रिजल्टेंट की, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलिए देन यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन में क्या लिखा जाता है, तो r इक्वल टू आपका क्या होता है, r इक्वल टू एक तो पॉइंट होता है जो a लिख दिया, प्लस अब क्या होता है, डायरेक्शनल रेशियो होते हैं या डायरेक्शनल वेक्टर होता है, तो जैसे आप t और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, r वेक्टर खुद ही होगा, r वेक्टर, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, r वेक्टर ये हो गया। अब a की यहाँ पर वैल्यू लगाना चाहें तो a की वैल्यू लगा दीजिए, तो दिस इंप्लाइज, और इक्वल टू करेंगे तो a वेक्टर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, m वाई, ये हो जाएगा m अपॉन वाई, और ये हो जाएगा आपके पास i यूनिट वेक्टर, और प्लस ये आपके पास हो जाएगा टी आर वेक्टर। इसे चाहें तो अगली इक्वेशन आप थर्ड लिख दीजिए, इसे आप चाहें तो अगली इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, थर्ड लिख सकते हैं। इन कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो इन कार्टेशियन फॉर्म, चलिए इसे मैं चेंज करके कार्टेशियन में r लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई, और फिर क्या हो जाएगा प्लस वाई जे। तो चलिए इसे हम अगले पेज पर लिख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ से, इन कार्टेशियन फॉर्म,
इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में हम करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में तो हमारा क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू, आर जो स्मॉल आर वेक्टर है वो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x, पहला x कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा m अपॉन y हो जाएगा, i जो आ रहा है, और प्लस ये हो जाएगा t कैपिटल X एंड और यहाँ से स्मॉल y की वैल्यू हो जाएगी, वो स्मॉल y की किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि y और i वाले कंपोनेंट, तो ये हो जाएगी आपकी टी वाई के इक्वल, ये किसके इक्वल होगी, टी वाई के इक्वल होगी। अभी मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, ये देखिएगा, यहां से x लेंगे तो यहां पर i ये होगा, r की वैल्यू आप जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, ये xi प्लस बाई जे, तो यहां पर देखिएगा r की जगह पर जब ये वैल्यू आप यहां पर लगा देंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पहले tx होगा, t कैपिटल X होगा, और जब हम यहां से y की वैल्यू आएगी तो i तो ये है, और y के साथ में होगा टी वाई वाला आएगा, टी वाई जे ये आएगा, तो ये कंपैरिजन करके आपने वहां पर लगा दिया है। अब इनमें और आप क्या कर सकते हैं, जब इसमें और आप करना चाहें तो स्मॉल x इक्वल टू आप लेना चाहें तो ये कैपिटल Y आपका यहाँ पर, चलिए स्मॉल x इक्वल टू यहाँ पर लेना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कैपिटल M अपॉन कैपिटल Y हो गया, प्लस अब यहाँ पर आपके पास क्या है t की वैल्यू यदि आप यहाँ से लेना चाहें, यहाँ से t की वैल्यू लेना चाहें तो t इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y, तो स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y लिख देंगे, स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x, कैपिटल Y इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x कैपिटल Y हो जाएगा, x कैपिटल Y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू m हो गया, और प्लस हो जाएगा y कैपिटल x, y कैपिटल x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, x कैपिटल Y माइनस y कैपिटल x, और इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल m, इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल m। ये आपका हो गया, यही आपकी जो है रिजल्टेंट की इक्वेशन है, और इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक्स होता है वो क्या होता है, खत्म होता है। और नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।